के साथ लक्ष्मी। पूर्वोत्तर के विकास को रफ्तार देने के लिए रांची में एक बड़ी बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। और देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड सहित 4 राज्य, बिहार, बंगाल और ओडिशा के भी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें कि झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन, बिहार से दोनों डिप्टी सीएम के साथ ओडिशा के सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। और बैठक में करीब 20 एजेंडों पर चर्चा होगी, जिसमें कि पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास, पिछली बैठक में लिए गए फैसलों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा भी हो रही है। साथ ही देखिए, नक्सलवाद, सीमा पर सुरक्षा, केंद्र और राज्य की योजनाओं की धरातल पर स्थिति की भी समीक्षा की बात की जा रही है। बैठक में झारखंड की ओर से केंद्र के पास बकाया राशि का भी मुद्दा जो है उठाने की बात की जा रही है। तो बैठक का जो एजेंडा है वो खासतौर पर सिक्योरिटी को लेकर के, नक्सलवाद को लेकर के और भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। लगभग 20 एजेंडों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। रांची में हो रही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर देखिए, सियासत भी एक तरफ जारी है। बैठक से पहले आपको बता दें कि सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से झारखंड के हित में बकाया राशि देने पर विचार करने की अपील की। तो विरोधी बीजेपी ने भी झारखंड के विकास की दिशा में इस बैठक को काफी अहम बताया। डिमांड नहीं है। झारखंड अपना लाखों करोड़ रुपया कोयला का, जीएसटी का, खनिज का पैसा मांगता है केंद्र से। हम अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ मीटिंग 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 होती है और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो ये सकारात्मक पहल होनी चाहिए और झारखंड को उसका हक मिलना चाहिए। इस साफ नीयत और साफ नीति के साथ झारखंड के विषय में भी वो सोचेंगे। और झारखंड के विषय में जो हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बकाया है, उस पैसे को रिलीज करने का वो पूरी तरह एक डेडलाइन जरूर देंगे। ये राज्य की 3.5 करोड़ जनता आज की बैठक में यही भरोसा और विश्वास रखे हुई है। इस बैठक में बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से नक्सली गतिविधि पर किस तरह से 2 राज्य मिलकर ज्वाइंट अभियान के तहत नक्सली गतिविधि को कैसे रोकना हो, कैसे बॉर्डर इलाकों में आपस में समन्वय बनाकर विकास के डेवलपमेंट के ब्लूप्रिंट तैयार करना हो, कैसे सामाजिक, आर्थिक, बाकी अन्य गतिविधियों को 2 राज्य मिलकर केंद्र के साथ समन्वय बनाकर कैसे हम उस चीजों को आगे बढ़ाएं, इन सभी विषय पर चर्चा होनी है। अभी आप हाल में ही देखे होंगे कि कई केंद्र की योजना, रातू रोड, एलिवेटेड रोड का भी शिलान्यास, उद्घाटन हुआ और नेक्स्ट फेज की कई योजनाओं की घोषणा भी हुई। लगातार केंद्र सरकार, झारखंड हो या उड़ीसा हो, बंगाल हो, कभी भेदभाव के साथ नहीं, हमेशा विकासमुखी काम करता है। और देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये बैठक हो रही है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक इस बैठक में किन किन एजेंडों पर चर्चा हुई है, इस बारे में कोई जानकारी आपको? देखिए, साफ बात है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है सुबह 11 बजे शुरू हुई है। समझिए 20 मुद्दों पर, 20 एजेंडे पर चर्चा हो रही है। 70 डेलीगेट्स ब्रेन लगा रहे हैं। मेजबान के तौर पर हेमंत सोरेन हैं और अध्यक्ष जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अमित शाह हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ जो विवाद है, जो कह सकते हैं कि 20 एजेंडे हैं। तो बिहार और बंगाल की बात करें तो दुमका में जो मराठी नदी पर जो मसानजोर डैम है, उसको लेकर जो बातचीत चल रही है कि वास्तव में कि उस नदी के जल का बंटवारा कैसे हो, ये विवाद काफ़ी पुराना है। लेकिन अब जो है चूंकि चला आ रहा है, तो वास्तव में पिछले जो बैठक हुई थी, जो इसको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, उस बैठक से अब प्रगति कितनी हो पाई है, चर्चा इससे आगे बढ़ रही है। अब बात आते हैं बिहार और बंगाल के बीच की। तो बिहार और बंगाल में फुलवारी डैम को लेकर बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर समझिए कि ये जो तय किया गया कि 20 मुद्दे पर जो तय होना, बातचीत होनी है, उन मुद्दों पर ये 70 डेलीगेट्स, कह सकते हैं कि 4 राज्य हैं, उनके जो मुख्य जो हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो आगे बैठे हैं। और प्लस जो कह सकते 70 डेलीगेट्स जो सामने परोक्ष रूप से जो हैं, वो आपको इसमें चर्चा में शामिल हैं। तो जाहिर है कि फलाफल जो निकलेगा 20 मुद्दों को लेकर, वो फलाफल जो है जाहिर है कि आगे, यानी अगला जो पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो होगी, तो जाहिर है कि उसमें जो है प्रगति इससे ज्यादा होगी। अब कुछ रिजल्ट, फलाफल निकल कर सामने आएगा। जी बिल्कुल संजय। और देखिए, पिछले मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए थे वो इम्प्लीमेंट कितना हुआ है धरातल पर, इसको लेकर के भी इस मीटिंग में क्या चर्चा हो रही है?
देखिए, जो बैठक हो रही है उसमें सिर्फ आपको जो है विवाद को लेकर ही बैठक नहीं है, तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आयुष्मान को लेकर जो चर्चा हो रही है कि 4 राज्यों में जो आयुष्मान पर किस तरीके से काम हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट पर चर्चा हो रही है। उसके अलावा जो बात करें तो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा की बात करें, तमाम चीज़ों पर जो राज्य का जो मुद्दा है, जो कह सकते हैं कि योजनाओं को लेकर जो मुद्दा है, विशेष अनुदान की जो मांग है, तमाम चीज़ों को लेकर रखा जा रहा है। क्योंकि आपको जो 4 राज्य हैं, चारों राज्यों की सीमा आपस में सटती है, तो जाहिर है कि जहाँ कहते हैं कि किचन में भी बर्तन होता है तो बर्तन आपस में टकराते हैं, तो राज्य की सीमा सट रही है तो हित जो है वो टकराएंगे ही। तो जाहिर है कि हितों का टकराव नहीं हो और पर्सनल कोऑर्डिनेशन हो राज्यों के बीच आपस में, तो उसको आपसी सामंजस्य को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ताकि यहाँ से जब हम अगले बैठक की ओर आगे बढ़ें तो पिछली बैठक का जो हिस्सा है उसको कम से कम आगे बढ़ाकर उसको एक सफलता जो कह सकते हैं उसको एक स्टेज पर लेकर जाएं। बिल्कुल संजय, और देखिए सीमा विवाद जो है वो काफी समय से चलता आ रहा है और ऐसे में ये वो स्टेट्स हैं जो कि आज इस बैठक में शामिल हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सीमा विवाद यहाँ पर अक्सर देखने को मिला है, तो क्या आज इसको लेकर, सीमा विवाद को लेकर कोई कुछ नया प्लान जो है डिस्कस हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका। जब हम सीमा विवाद की बात करते हैं तो ये विवाद जो है सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये जल के तौर पर भी सामने आता है। तो जो मैंने अभी कहा आपको कि मसानजोर डैम का जो मामला है, जो झारखंड को लेकर मेराशी नदी पर है, अब बंगाल से बिहार की बात करें तो फुलवारी डैम का मामला है। तो जैसे आप बात करते हैं सीमा की बात, तो इससे जुड़े कई और मुद्दे भी सामने आते हैं। अब विवाद तो सामने है ही, अब बिहार के साथ झारखंड का जो संपत्ति का बंटवारा है, पेंशन की देनदारियों का बंटवारा है, तो तमाम चीज़ों को लेकर इसमें अब जो बातचीत हो रही है वो बातचीत जो है कहते हैं कि जो जानकारी मिल रही है ये कंक्लूड की श्रेणी में है, मतलब कि जो लंबे समय से विवाद चल रहा है उस विवाद को अब निपटारे की तैयारी में है। तो जाहिर है कभी साहब बैठेंगे तो चाहेंगे कि अब जो है जो पुराने विवाद हैं उसमें अब प्रगति इस बार उसको खत्म किया जाए, और जो नया विवाद, जो नई योजनाओं को सामने आया है, वो नया विवाद अगर जो है उसमें अब एक स्टेप आगे बढ़ा जाए ताकि जो यथास्थिति है उसको खत्म किया जाए। जी बिल्कुल संजय, और देखिए हेमंत सोरेन का कई बार केंद्र से बेरुखी देखने को मिला है, लेकिन आज वो खुद मेजबान हैं, तो क्या उनकी आज वही बेरुखी देखने को मिली या फिर उनका आज अलग रवैया देखने को मिला है? नहीं, बिल्कुल देखिए, गर्मजोशी के साथ यह बैठक शुरू हुई है और बैठक से आप बहुत उम्मीद कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं इस बैठक की अहमियत और इसकी गर्माहट हेमंत सोरेन ने दिल्ली में रहते ही महसूस कर ली थी। और देखिए, पहले कहा गया था कि इससे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल होंगे, लेकिन ये एक बात ये भी सामने आ रही थी कि बैठक इतनी बड़ी है तो हेमंत सोरेन इसमें जरूर शामिल होंगे, और जो अनुमान भी सच साबित हुआ। हम लोगों ने ये खबर चलाया भी था कि हेमंत सोरेन पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने को लेकर रांची आ सकते हैं, और देर रात रांची आए भी। तो बैठक की शुरुआत बहुत गर्मजोशी के साथ हुई है। अगर जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखला रहे हैं उन तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे तो जो मुस्कान है, और मुस्कान और बैठने के आपको अमित शाह हैं, उनके ठीक दाईं ओर बैठे हैं हेमंत सोरेन, और उनकी दाईं ओर बैठे हैं आपको सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम। अब आते हैं अमित शाह की बाईं ओर, तो बाईं और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, और फिर उनकी बाईं ओर बैठी हैं बंगाल की मंत्री बैठी हैं। तो कह सकते हैं कि जाहिर है कि बिल्कुल, तो चारों स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं वो आज इस बैठक में शामिल हैं, और आज का बैठक जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 20 एजेंडों पर बैठक हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर के प्रक्रिया तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश स्तर पर 500 से भी ज्यादा मंडल में चुनाव लगभग पूरे हो चुके हैं और मंडल अध्यक्षों की घोषणा कभी भी हो सकती है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यह कहा है कि मंडल के बाद अब जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश स्तर पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। वहीं अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के प्रदेश स्तर के बड़े नेता भी इस मुद्दे पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, बहुत जल्दी ऊर्जावान नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी को उसको मिलने का सौभाग्य मिलेगा। मंडल का चुनाव लगभग समाप्त हो गया। किसी दिन भी सारे 500 से ज़्यादा जो मंडलें हैं, सारे मंडलों की घोषणा एक साथ हो जाएगी। उसके बाद फिर ज़िला और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण पर मतलब एक तरीके से चली जाएगी। और हम राष्ट्रीय औसत से इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि 3 महीने तो हम यहाँ चुनाव का जो वो सारा हमारी जो मशीनरी लगी हुई थी वो चुनावों में लगी हुई थी, जब असेंबली चुनाव हो रहे थे नवंबर दिसंबर में, तो इसीलिए राष्ट्रीय औसत से हम थोड़े पीछे चल रहे हैं। लेकिन हमने काफ़ी मेकअप किया और बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें नया अध्यक्ष मिल जाएगा। चाईबासा से बड़ी खबर, सेरेंगसिया में एक हाथी की मौत हो गई है और हाथी की मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। वन विभाग की जो टीम है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चलें इससे पहले भी एक और हाथी की मौत हो चुकी थी
और एक और हाथी की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि किस वजह से मौत हुई है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको बताते चलें जिस तरीके से पिछले हाथी की मौत हुई थी, ऐसा लग रहा है इस हाथी की भी मौत उसी वजह से हुई हो। लेकिन अभी जांच पड़ताल बाकी है। वन विभाग जांच करने में जुटी हुई है कि इस हाथी की मौत आखिर कैसे हुई है। इसके अलावा 2 और हाथियों के घायल होने की खबर मिल रही है, जिसका ड्रोन से सर्च किया जा रहा है उन हाथियों को जो कि अभी फिलहाल घायल हैं, लेकिन जंगल में ही, लेकिन फिलहाल अभी वन विभाग को नहीं मिले हैं। उन हाथियों को इलाज कराया जाएगा और उनको एक बार फिर से स्वस्थ करने की कोशिश जो है वन विभाग की टीम करेगी। तो हमने आपको बताया कि इधर देखिए सारंडा के जंगल में 2 और हाथी के घायल होने की चर्चा है। ग्रामीण ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने दोनों हाथियों को घायल देखा है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने दोनों हाथियों की खोजबीन शुरू कर दी है। हालांकि हाथियों के मिलने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी घायल हैं या नहीं। अगर घायल हुए तो फिर से किन वजहों से वो घायल हुए हैं ये पता करने की कोशिश की जाएगी और ये सब कुछ बाद में ही साफ होगा जब वो हाथी मिल जाएंगे तब। लेकिन फिलहाल देखिए मंगलवार को जो हाथी घायल मिला था उसका इलाज शुरू कर दिया गया। वन विभाग के डॉक्टरों की टीम ने, आपको बता दें कि कटहल के साथ हाथी को दवा भी खिलाया था और इससे पहले एक और हाथी की मौत हो चुकी है संक्रमण बहुत ज़्यादा होने की वजह से और ब्लड लॉस की वजह से। अब यहाँ पर जो दोनों हाथी घायल हैं और जंगल में ही हैं, वो कहाँ हैं उनकी खोजबीन जारी है। ड्रोन से भी उनको खोजा जा रहा है, लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं मिल पाए हैं वन विभाग की टीम को। और ऐसे में हाथी जो हैं वो कैसे बार बार घायल हो रहे हैं ये भी एक जांच का विषय है। देखिए 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक और हाथी की मौत हो गई है, लेकिन मौत की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है और 2 और हाथियों के घायल होने की चर्चा है। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि उन्होंने दोनों हाथियों को घायल देखा है और तलाश में वन विभाग जुट चुका है। ज़्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, देखिए 2 और हाथियों के घायल होने की खबर है, वहीं एक और हाथी की मौत हो गई है। तो ये बताइए कि जो हाथी की मौत हुई है क्या वो उन्हीं दोनों घायलों में से एक है या फिर ये कोई और हाथी है? रूपेश, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, लेकिन आपको बताते चलें कि लगातार हाथियों का घायल होना एक सवाल भी खड़े करता है कि कहीं ये सारंडा में किसी प्रकार का साजिश तो नहीं है, क्या ये नक्सलियों के द्वारा साजिश किया जा रहा है? ऐसे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं क्योंकि अब से पहले ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिले हैं, लेकिन लगातार ऐसे बढ़ते हुए मामले को लेकर सवाल उठना जायज़ है। आइए बात करते हैं मौसम की। रांची में देखिए बुधवार की देर रात से हो रही तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों और तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। झमाझम बारिश से शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव हो गया है। कई मोहल्लों की सड़कें जो हैं तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिनमें पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग शामिल है। सड़कों पर समंदर जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि जो साइकिल चला रहे हैं, जो स्कूटी चला रहे हैं, जो बाइक चला रहे हैं, 2 पहिया वाहनों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भीगते हुए लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं। अब आप देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और कब जाने कहाँ पर कोई दुर्घटना घट जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। और देखिए झारखंड में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। बोकारो स्टेट में आपको यहाँ बोकारो स्टेट 1 में आपको बता दें कि जो सेल टैक्स ऑफिस है उसके पीछे झुग्गियों में रहने वाले दर्जनों परिवार परेशान हैं और लोगों के घरों में पानी घुसने की खबर पर देर रात कांग्रेस के विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से बाहर निकालकर HSCL क्लब में शरण दिलाया। और बगल में तिरंगा पार्क का तालाब के आउटलेट को बंद कर दिया गया था, जिस कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के बाद रामगढ़ के रजरप्पा में भैरवी नदी पूरे उफान पर है। भैरवी नदी का पानी छिलका पुल से 5 फीट ऊपर बह रहा है और नदी का पानी जो है दुकानों में भी घुस गया है और इसके कारण ही दुकान के अंदर रखे हुए सामान बर्बाद हो रहे हैं। कई दुकानदारों ने समय रहते सामान को दुकानों से बाहर निकाल दिया। फिलहाल छिलका पुल के रास्ते से आवाजाही बंद है। मंदिर न्यास समिति और रजरप्पा पुलिस ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है और लगातार माइकिंग करके लोगों को नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। तो
तो देखिए लगातार बारिश की वजह से कैसे हालात बिगड़ गए हैं, जामताड़ा के सरकारी स्कूल को देखकर समझा जा सकता है। तस्वीरों में ये फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि ये स्कूल है या कोई स्विमिंग पूल। ये तस्वीर जामताड़ा के राजकीयकृत मध्य विद्यालय नारायणपुर का है, जहां भी देखिए नजर आप दौड़ाएंगे चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। पूरे स्कूल में मानो पानी ने कब्जा जमा लिया हो। और लगातार बारिश से सिमडेगा में भी देखिए, सिमडेगा में जलडेगा प्रखंड के तेलंगा नाला में उफान आने के बाद सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। लोग किसी तरीके से जान को खतरे में डालकर पार कर रहे हैं। बारिश की वजह से सड़कों की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके अलावा देखिए लौह नगरी जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। शहर में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दूसरी तरफ शहर के लोग जो हैं वो लगातार मौत को दावत दे रहे हैं। डिमना डैम के 2 फाटक खोले गए हैं, जहां सेल्फी लेने और डैम की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान पानी में उतरकर सेल्फी लेना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है, लोग डैम के पानी से दूर रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज बाल बच्चा सब कोई उतरे हुए हैं। इतना खतरा है डैम पे। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा फोर्स होना चाहिए, जैसे अच्छा होना चाहिए मतलब थोड़ा सा कि जैसे मतलब जाने नहीं दिया, पब्लिक को दिक्कत ना हो, जैसे वो जगह में जाने ना दे, वहाँ पे मतलब खतरा है, वहाँ से रोके ऐसा वैसा। साक्षी सहाय के डिमना डैम में फाटक खोला गया है तो हम लोग कुछ नज़ारा देखने के लिए आए हैं। लेकिन ये जो नीचे में जो बहुत सारे पब्लिक लोग हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ही। ये खतरे का मतलब ध्यान है कि टाटा कंपनी कुछ इसके लिए कुछ गार्ड के वगैरह व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बोकारो में गरगा नदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि भरगा को जोड़ने वाला छोटा पुल के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है और जिस वजह से उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भर्रा में रहने वाले लोग अक्सर इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। तो डैम के पानी में देखिए आप, ये जो पानी है वो आफत का दावत दे रहा है। पानी में उतरकर लोग सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे में थोड़ी सी चूक होने की वजह से आपकी जो है जान पर भी खतरा बन सकता है। तो ऐसे में कोशिश करें आप नदी नाले झरना इन सब से आप दूरी बना करके रखें। लगातार प्रशासन भी आपसे यही अपील कर रहा है कि नदी नाले और झरना से आपको दूरी बना करके रखना है। खबर बोकारो के पेटरवार से है, जहां पर चांपी गांव के पास में नहर पर बने लोहे के पुल को हटा दिया गया है, जिसके बाद उसके फ्रेम पर लोग जो हैं वो जान जोखिम में डालकर नहर पार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय मुखिया के प्रतिनिधि ने इस पर सफाई दी है। जनप्रतिनिधि का ये कहना है कि पुल की मरम्मत के लिए पुराने पुल को उनकी ही निगरानी में उजाड़ा गया है और 3 से 4 दिन में पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। तो ऐसे में बिना जनप्रतिनिधि से सवाल जवाब किए इस पुल की तस्वीर को वायरल कर दिया गया, जो कहीं से भी सही नहीं है। लगातार बारिश की वजह से पुल की मरम्मत में देरी हो गई है और जब तक पुल को फिर से बना नहीं लिया जाता तब तक लोगों से इस पुल से नहीं गुजरने की अपील की गई है। टेंडर हो चुका है, इसका काम चल रहा है, किंतु इसमें जो है आपका ये बारिश लगातार बारिश होने के कारण इस पर जो है काम बंद किया हुआ था। लेकिन आज से कल तक ये पुल बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से उस पार जाने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है, एकदम सामने है, तो आदमी जा सकता है। लेकिन अभी जो पुल है 2-3 दिन के अंदर में बन के रेडी हो जाएगा। रांची का बड़ा और खुला नाला हादसों को दावत दे रहा है। हालात ये हैं कि खुले नाले में गिरने की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके नगर निगम अलर्ट नहीं है। रांची की पीपी कंपाउंड में पिछले 2 महीने से नाले के निर्माण में लेट लतीफी ने लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। पीपी कंपाउंड का ये नाला मानो काल का गाल साबित हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्थिति यही है, सिर्फ वही भी बात नहीं है, कहीं भी नगर निगम का जो काम हो रहा है ना, उसमें गुणवत्ता नहीं है और उसके बारे में शिकायत करने पर भी तरह तरह की बयानबाजी होती है, कार्रवाई होती नहीं है। राजधानी रांची का पीपी कंपाउंड शायद काल का गाल साबित हो रहा है।
इस बरसात में ये नाला निर्माण कई लोगों को अब तक अपने चपेट में ले चुका है। इस नाले की बात करें तो पीपी कंपाउंड में यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो कहते हैं कई महीने से इस नाले का निर्माण कराया जा रहा है। कई दफ़ा नगर निगम के पास इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, बावजूद इसके इस नाले की स्थिति तस से मस नहीं हुई और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनकी तकलीफ बढ़ने लग गई है। अभी तक तो रोड का कोई निर्माण नहीं, कुछ नहीं। कितने आदमी की दुर्घटना हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अभी तक तो कुछ कोई सुनने वाला नहीं हम लोग का। अभी जो ये लोग बोला, जैसे भी बोले हैं उस प्रॉब्लम हम सॉल्व किए हैं कि नहीं, आप बताइए। वो है कि बोलने दिख रहा है, उसके बाद हो रहा है। और काम ऐसा है कि हम लोग बंद करके चले गए। बारिश हो रहा है, रात पूछिए इनसे, रात भर में हम लोग काम किए हैं। ये यहाँ से वहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। बारिश एक मुख्य वजह है कि आप लोग जल्दी काम नहीं कर पाए। बस सिर्फ बारिश और बारिश। अपने पास मैन पावर है, सब कुछ है, मटेरियल का भी कभी कोई इशू नहीं आया, लेकिन बारिश इतना हो रहा है कि आदमी क्या करेगा बताइए। गाड़ी कोई भी अंदर नहीं जा पा रही है, गाड़ियाँ टोटल बंद हो गई हैं हम लोग की आजकल। अब 3 महीने से गाड़ी कोई भी अंदर नहीं जा रही है, सब बाहर हैं, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, पानी में कितनी गाड़ियाँ बह गई हैं। अप्रैल के मिड से नाली तोड़ा गया है और फेज़ में तोड़ने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन फिर भी 1 ग्रो में यहाँ से लेके वहाँ तक आगे जाके हम लोगों ने जब ऑपरेशन किया तो आधा उन्होंने तोड़ा है। काम जो है जिस वे में होना चाहिए उस वे में हो नहीं रहा है। नतीजा क्या है कि जब बारिश आती है, पानी कचरा जो है जाम होने के बाद रोड में पानी चला था। इस साल तो ये हुआ है कि अभी तक मैं पिछले करीब 20 साल से यहाँ पे हूँ, 20 साल में कभी भी मेरे अपार्टमेंट में पानी नहीं घुसा था। इस बार घुटना तक पानी घुस गया था अपार्टमेंट के बेसमेंट में। सवाल ये होता है कि जिस कार्य को नगर निगम ने अभी प्रारंभ कराया है, क्या उसे अब से 6 महीने पहले प्रारंभ कर बरसात से पहले कंप्लीट नहीं कर देना चाहिए था? क्योंकि नगर निगम ये भी दम भरती है कि बरसात से पहले तमाम बड़े नालियों पर स्लैब बिछाकर उसे कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन जब आप पीपी कंपाउंड पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद इस नाले का कार्य किसी के मौत के लिए ही छोड़ दिया गया हो। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। आज गुरु पूर्णिमा है और कल से सावन का पावन महीना भी शुरू हो रहा है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। पर्यटन मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने दुम्मा में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई दूसरे मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रयास किया कि इस बार के कार्यक्रम को, इस बार के मेले को भी और बेहतर कर सके और पिछले 3-4 महीने की लगातार बैठकों, लगातार प्रयास से हम लोगों की यह कोशिश है कि यह मेला जो होगा कुछ बेहतर सुविधाओं की एक स्मृति छोड़ जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए